नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। अभी ये तो पता चल गया एसएचएम क्या है, लीनियर एसएचएम देख लिया, अलग अलग इंस्टेंट पे हमने उसका वेलोसिटी देखा, डिस्प्लेसमेंट देखा, एक्सेलरेशन देखा, बहुत कुछ हमको अभी पता है। ठीक है, तो बेस्ड ऑन दैट अब हम किसकी बात करेंगे, एनर्जी की बात करेंगे जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। अच्छा, इसमें एनर्जी हो सकती है क्या, सबसे पहले चीज ये समझते हैं। हाँ हो सकती है। क्यों हो सकती है, देखो कोई भी पार्टिकल अगर एसएचएम परफॉर्म करता है तो एसएचएम में आपको दिमाग में ना दो पॉइंट याद रखना है, एक मीन पोजीशन और एक एक्सट्रीम पोजीशन। राइट, हमने देखा मीन पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब उसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। बिकॉज वेलोसिटी से क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है ना। दूसरी चीज हमने ये भी देखा कि जब ये पार्टिकल ऑसिलेट करता है तो वो क्या करता है, मीन पोजीशन के अराउंड ऑसिलेट करता है। क्यों ऑसिलेट करता है, बिकॉज इट ट्राइज टू रिस्टोर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन पे वापस से वो आने की कोशिश करता है अगर उसको डिस्प्लेस किया जाए तो। ठीक है, तो क्या ऐसा है क्या डायरेक्टली वो आके मेन पोजीशन पे रुक जाता है, नहीं। मेन पोजीशन पे आने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट होती है, लेकिन इस दौरान वो अलग अलग पोजीशंस लेता ही है ना, दो एक्सट्रीम पॉइंट्स के बीच में। राइट, बिटवीन टू एक्सट्रीम पॉइंट्स वो अलग अलग पोजीशन पे घूमते रहता है। तो इसका मतलब क्या है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी भी है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों है तो दोनों मिलके क्या देगा, टोटल एनर्जी देगा। तो कैसे देगा, क्या देगा, ये अभी हमको इस टॉपिक में पढ़ना है, जिसका नाम है एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। सो चालू करते हैं हम लोग इसको। कंसीडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम। ठीक है, एक पार्टिकल लेते हैं जिसका मास m है, वो क्या परफॉर्म कर रहा है, लीनियर एसएचएम परफॉर्म कर रहा है अलोंग द पाथ nm। ठीक है, लेट्स से दिस इज द पाथ nm। ठीक है, एंड o इज द मेन पोजीशन। सो कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम अलोंग द पाथ nm अबाउट the mean position O। तो mean position क्या है बच्चा लोग, O है। सही है। नाउ अब यहां पे पार्टिकल किधर ना किधर तो प्रेजेंट होगा ना। सो लेट्स से P इज द पॉइंट जो डिस्टेंस x पे जहां पे पार्टिकल प्रेजेंट है। ठीक है, सो लेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट P फ्रॉम द मेन पोजीशन। तो हम बोल रहे हैं पार्टिकल जो है ना P पोजीशन पे है या P डिस्टेंस पे है, P पॉइंट पे है, डिस्टेंस x से मेन पोजीशन से। ठीक है, अब मेरे को काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की बात करनी है। तो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के लिए, पहले तो काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या चाहिए मुझे, वेलोसिटी चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है ना वेलोसिटी कैसे दिया जाता है, हम डिराइव कर चुके हैं। सो द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल performing linear SHM is given by, कोई भी पार्टिकल अगर लीनियर SHM परफॉर्म करता है तो उसकी वेलोसिटी कैसे दी जाती है, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हम देख चुके हैं, डिराइव कर चुके हैं। राइट, अच्छा ये जो इक्वेशन है ये किस फॉर्म में है, वेलोसिटी का इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में। और दूसरा भी हमने देखा था वेलोसिटी का इक्वेशन, एक्सेलरेशन का इक्वेशन, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में। तो अगर पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हो रहा है, मैं आपको याद दिला दूं, पार्टिकल मीन पोजीशन से चालू हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या था, a sin ओमेगा टी, इफ यू कुड रिमेंबर। और वेलोसिटी क्या था, a ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, और एक्सेलरेशन क्या था, माइनस a ओमेगा स्क्वायर sin ओमेगा टी। दिस वाज द टर्म्स जो हम यूज कर चुके हैं पहले। सही है, तो मुझे पता है ये जो वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, अगर वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में चाहिए तो ये यूज किया जाएगा। ठीक है, सो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, साथ ही में इट इज इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
ठीक है, तो दोनों फॉर्म में मैंने क्या कर दिया, वेलोसिटी लिख दिया। नाउ मेरे को काइनेटिक एनर्जी चाहिए। काइनेटिक एनर्जी कैसे दिया जाता है बच्चा लोग? काइनेटिक एनर्जी जिसको हम बोलते हैं के ई, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय के ई इज इक्वल टू हाफ इंटू मास इंटू वी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है जो हम पढ़ते आ रहे हैं 9th 10th से, है ना। तो हाफ एम वी स्क्वायर। अब वी की वैल्यू मुझे पता है तो वैल्यू डाल दू, सो इट विल बी हाफ एम इंस्टेड ऑफ वी स्क्वायर। ये वैल्यू आएगा तो ये ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होगा जब इसका स्क्वायर करूंगा तो, सो इट विल बी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी एट इक्वेशन मेरा, बराबर है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नाउ यही अगर मैं बात करूं, ये क्या हो गया, दिस इज काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मैं इसको टाइम के फॉर्म में भी निकालूंगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मुझे ये पता है, हमने देखा है ना, ओमेगा स्क्वायर इज के बाय एम, ये होता है, राइट। तो अब ये m उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर विल बी k। तो जिधर भी m ओमेगा स्क्वायर दिखेगा उसको हम क्या कर देंगे, k लिख सकते हैं। ये हम देख चुके हैं रिलेशन पहले, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला था लीनियर एसएचएम का, तब ये देखा था हमने। तो जहां पे भी m ओमेगा स्क्वायर है उसके बदले में k लिख सकता हूं, तो m ओमेगा स्क्वायर के बदले k लिखूं तो यही इक्वेशन एक और फॉर्म में हो जाएगा, हाफ इंस्टेड ऑफ m ओमेगा स्क्वायर इट विल बी k एंड देन दिस टर्म ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा काइनेटिक एनर्जी हो गया इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब यही काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं टाइम फॉर्म में, तो टाइम फॉर्म में कैसा होगा बच्चा लोग, नाउ एट टाइम टी, फिर से काइनेटिक एनर्जी निकाल रहा हूं, हाफ एम वी स्क्वायर ही होता है, लेकिन मैंने बताया ना वेलोसिटी टाइम के फॉर्म में क्या है, ये है, तो वैल्यू डाल देंगे v की जगह पे, हाफ एम ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, क्योंकि इसका स्क्वायर है, ठीक है। अच्छा, इसी को और कैसे लिख सकते हैं, फिर से m ओमेगा स्क्वायर k बन जाएगा, तो इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर मिलके k, ये a स्क्वायर एज इट इज एंड दिस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी एज इट इज। तो इफ यू सी k जो है फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट लेंथ वो कांस्टेंट होता है, एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे कैसे वैरी कर रहा है, स्क्वायर ऑफ कॉस फंक्शन, ठीक है। सो हियर काइनेटिक एनर्जी वेरीज एज स्क्वायर ऑफ कॉस और कोसाइन टर्म, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है दोनों फॉर्म में, ठीक है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या किया, वी हैव कंसिडर अ पार्टिकल ऑफ मास m परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम अलोंग द पाथ nm अबाउट द मीन पोजीशन o। ये जो o है ये मीन पोजीशन है। लेट द पार्टिकल बी एट पॉइंट p फ्रॉम मीन पोजीशन। नाउ वी नो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग लीनियर एसएचएम कैसे दिया जाता है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, यही इक्वेशन टाइम के फॉर्म में भी दिया जाता है एज a ओमेगा इंटू कॉस ओमेगा टी, सही है। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है, ये डाल दिया मैंने फॉर्मूला, फिर मुझे पता है m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला डाला, इसलिए इसको क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर एट टाइम t चाहिए तो t वाला फॉर्मूला, मतलब टाइम वाला फॉर्मूला, t वेरिएबल वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का डाल देंगे, फिर से हाफ एम वी स्क्वायर, इस बार ये भी नहीं डालूंगा, ये भी डालूंगा, ठीक है। तो फिर से m ओमेगा स्क्वायर को मैंने k डाल दिया। तो यहां से क्या पता चल रहा है, काइनेटिक एनर्जी वेरी करता है एज स्क्वायर ऑफ कोसाइन टर्म। तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। अब मेरे को क्या चाहिए, अब मेरे को चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। नाउ पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए मुझे पता है जब ये डिस्प्लेस होगा तो ये क्या करेगा, जो भी आपका पार्टिकल है वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने की कोशिश करता है, रिस्टोर करने की कोशिश करता है। और रिस्टोरिंग फोर्स भी हम देख चुके हैं, तो मैं रिस्टोरिंग फोर्स से आगे बढ़ता हूं। द रिस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल is given by
F इज इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स। माइनस क्यों होता है ये हमको पता है, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट का। सही है। नाउ इफ द पार्टिकल इज फर्दर डिस्प्लेस्ड, मैं बोल रहा हूं पार्टिकल को हम और डिस्प्लेस कर रहे हैं, ठीक है, बाय dx अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, मुझे पता है ये रिस्टोरिंग फोर्स है, ये पार्टिकल डिस्प्लेस हो गया, बराबर है, यहां पे आ गया। ये रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, इसको वापस से ओ पे लाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं बोल रहा हूं यहां से मैं इसको और थोड़ा आगे लेके जाता हूं dx से, ठीक है, तो p डैश पे चला जाएगा। तो रिस्टोरिंग इधर ला रहा था, मैं उधर लिखेगा, तो अपने आप तो उधर जाएगा नहीं, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग। ठीक है, तो अगेंस्ट द रिस्टोरिंग उसको डिस्प्लेस करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। सो इफ द पार्टिकल इज फर्दर डिस्प्लेस्ड by dx against the restoring force, then the work done is given by dw is equal to restoring force F into dx। देखो वर्क डन जो होता है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, dx है, बट यहाँ पे dx नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि मैंने क्या बोला, वर्क डन कहाँ कर रहा है, अगेंस्ट द रिस्टोरिंग फोर्स। जो नॉर्मल रिस्टोरिंग फोर्स है, फोर्स के अगेंस्ट डायरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूं, वर्क डन कर रहा हूं, इसलिए ये वर्क डन नेगेटिव। अच्छा, मुझे F पता है बच्चा लोग, वैल्यू डाल दूं, F विल बी माइनस के एक्स और ये माइनस डी एक्स, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, इट विल बी सिंपली के एक्स डी एक्स। ये वर्क डन हो गया। ठीक है, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन हो गया। अगर पूरा डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन करूं, सो द टोटल वर्क डन for displacement x is given by w is equal to integration 0 to x kx dx। अच्छा, k फिर से कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन का। ठीक है, अब बचेगा इंटीग्रेशन x dx 0 to x। अच्छा, मैंने आपको बताया भी था इंटीग्रेशन का, यहाँ पे x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज x स्क्वायर बाय 2 with the limit 0 to x। अब लिमिट में क्या होता है, अपर लिमिट एक बार डालते हैं और माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो यहाँ पे वो क्या जाएगा, वर्क डन हो जाएगा k x स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2 विच इज नथिंग बट k x स्क्वायर बाय 2। तो ये जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर किया जाता है और इसी को हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। दिस वर्क डन is in the form of potential energy। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है, इसलिए ये क्या हो गया, P हो गया, पोटेंशियल एनर्जी विच इज हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ में आया ये आपको, बहुत ही आसान है। ठीक है, नाउ अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दोगे, x का वैल्यू पार्टिकल का जो चालू करता है मीन पोजीशन से, तो x का वैल्यू क्या था, a sin ओमेगा t था। तो यहाँ पे मैं ये पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में है। अगर इसको टाइम के फॉर्म में लिखना है तो k एज इट इज, x मेरे को पता है x क्या है, a sin ओमेगा t है, तो इट विल बी a स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t। तो यहां से मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, पोटेंशियल एनर्जी को भी मैंने डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाला, टाइम के फॉर्म में निकाला। टोटल काइनेटिक एनर्जी को भी मैंने क्या किया, डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में निकाला, टाइम के फॉर्म में निकाला। जब टाइम के फॉर्म में काइनेटिक एनर्जी निकाला तो क्या पता चल रहा है, वेयर इज एट स्क्वायर ऑफ कोसाइन। पोटेंशियल एनर्जी निकाला तो इट इज वेयर इज स्क्वायर ऑफ साइन टर्म। ठीक है, सो आई विल राइट हियर पोटेंशियल एनर्जी वेयर इज एज स्क्वायर ऑफ साइन टर्म। तो ये वैरी हो रहा है बच्चा लोग स्क्वायर ऑफ साइन टर्म के फॉर्म में। ठीक है, देख लो, है ना। तो अब मेरे को क्या मिल चुका है, अब मेरे को यहाँ पे ना इस इक्वेशन पे थोड़ा ध्यान दोगे, काइनेटिक एनर्जी मिल चुका है, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दोगे, पोटेंशियल एनर्जी मिल चुका है। अब मैं इन दोनों को अगर ऐड करूं
तो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल क्या होता है? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल मेरा हो जाता है टोटल एनर्जी। सही है, तो अब मैं इस तरफ का लेफ्ट हैंड साइड का इरेज करता हूं और टोटल एनर्जी हम बनाने की कोशिश करते हैं। बहुत ही सिंपल इक्वेशन है, थोड़ा सा ध्यान दोगे ना सब पता चल जाएगा। सी नाउ, टोटल एनर्जी TE is the sum of kinetic energy and potential energy। इन दोनों का क्या होगा? ये सम होगा। ठीक है, सो टोटल एनर्जी TE बोलो या फिर आप सिंपल E भी बोल सकते हो, इज इक्वल टू KE प्लस PE। मैं चालू करता हूं। KE मेरे को पता है क्या है, इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन लेंगे, हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, देखो ना यहां से उठा है। ठीक है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में, कौन सा वाला? अभी K के फॉर्म में, K को मैं क्या लिख सकता हूं? K को मैं फिर से m ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सी, अगर आपको कंफ्यूजन है तो मुझे पता है ना क्या K क्या है, K इज m ओमेगा स्क्वायर, राइट? तो वो मैंने लिख दिया। तो अब अगर ब्रैकेट ओपन करूं तो क्या हो जाएगा? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, पहला टर्म, दूसरा माइनस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, और ये टर्म एज इट इज, प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। सो व्हाट विल हैपन, इफ यू सी ये प्लस है और ये माइनस है, दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे, एंड आई विल गेट टोटल एनर्जी एज हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। मिल गया इक्वेशन टोटल एनर्जी का। फिर से m ओमेगा स्क्वायर को k लिख सकते हैं, सो दिस कुड आल्सो बी रिटन एज हाफ k a स्क्वायर। सो दिस इज योर टोटल एनर्जी इक्वेशन। ठीक है बच्चा लोग, अब अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो इस इक्वेशन में तो क्या पता चलता है? मास कांस्टेंट है, ठीक है, बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, ए एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, इसलिए टोटल एनर्जी भी क्या होगा? कांस्टेंट होगा। इसका मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, टोटल एनर्जी इज कंजर्व, वो प्रूव हो जाएगा, है ना? तो मैं बढ़ता हूं उसके साथ आगे। तो देखो यहां पे, हियर m ओमेगा एंड a आर कांस्टेंट, ओके, एट any point. Therefore, total energy of a particle performing SHM is constant, that is energy is conserved। समझ में आ गया? तो ये तो मेरे को पता चल गया। Now, if I say, let's suppose n is the frequency, n is the linear frequency of particle performing SHM। तो बच्चों लोग, जो पहला चैप्टर है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो वहां पे हमने पढ़ा है ना, वी नो ओमेगा इज 2 पाई n। ओमेगा जो होता है 2 पाई n होता है, तो यहां पे ओमेगा के बदले में 2 पाई n डाल सकता हूं। सही है, तो मैं इरेज कर देता हूं। सुनो बच्चे लोग, देखो यहाँ पे ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n हो गया, तो यही वैल्यू मैं यहाँ पे डाल दूंगा, तो टी क्या हो जाएगा बताओ मुझे? सो टी विल बी हाफ m, इंस्टेड ऑफ ओमेगा आई विल राइट 2 पाई n, लेकिन उसका क्या है? स्क्वायर है और साथ में a स्क्वायर। तो अब ये क्या बनेगा? इट विल बिकम हाफ m, 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर n स्क्वायर a स्क्वायर। अच्छा, ये कट के 2 बन जाएगा,
So I will get total energy as one more equation 2 pi square n square a square m. ठीक है, जिसको मुझे पता है n फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटन एज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड. तो दिस इक्वेशन कुड आल्सो बी रिटन एज T इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर a स्क्वायर m अपॉन t स्क्वायर. क्यों लिखा है समझाना, सिंस n इज इक्वल टू 1 अपॉन t. अब यहां से क्या पता चल रहा है, सो हियर आई विल राइट टोटल एनर्जी इज, सबसे पहला क्या पता चल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, है ना. ए स्क्वायर को प्रोपोर्शनल है, मतलब स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सेकेंड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी. जो पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सही है. थर्ड, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. मास स्क्वायर नहीं है तो इसलिए सिर्फ मास, नॉट स्क्वायर ऑफ द मास. सो थर्ड आई विल राइट टोटल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द पार्टिकल. सही है. और अगर मैं ये वाला इक्वेशन लूं तो डिनोमिनेटर में टी स्क्वायर है, सो आई विल से इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड. सो फोर्थ इज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड. तो बहुत सिंपल है, ये कंक्लूजन मैंने निकाल लिया. तो टाइम पीरियड मुझे मतलब रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी की वजह से मिला. ठीक है, तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन मिल गया. तो बच्चे लोग न्यूमेरिकल के लिए ज्यादातर हम ये यूज करने वाले हैं. ठीक है, दिस आर इंपॉर्टेंट. ये भी कभी कभी यूज होगा रेवेस्ट फॉर्म में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है. तो ये आपको इक्वेशंस याद रखने हैं. तो टोटल एनर्जी का इक्वेशन तो मिल चुका है, लेकिन अब ये टोटल एनर्जी कंजर्व होता है, ये तो हमने बोला, मतलब कांस्टेंट होता है. राइट. तो कैसे कांस्टेंट होता है, मीन पोजीशन पे क्या होगा, कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक पोटेंशियल. ठीक है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होगा, कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक पोटेंशियल, वो निकालेंगे हम लोग. ठीक है, तो अब मैं आगे बढ़ता हूं स्पेशल केसेस के साथ. तो सबसे पहला केस 1, एट मीन पोजीशन. आई विल टॉक अबाउट मीन पोजीशन. सी व्हेन आई से मीन पोजीशन, सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए मीन पोजीशन बोला तो क्या, x इज इक्वल टू 0. So if I say x is equal to 0, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी यहाँ पे, मीन पोजीशन पे. सबसे पहली चीज तो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. अब x 0 है तो हट जाएगा, तो इट विल बिकम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. दिस इज काइनेटिक एनर्जी. इसी को आप हाफ एम ओमेगा स्क्वायर को k लिख सकते हैं, k स्क्वायर. नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी आपको पता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर है. ठीक है, तो x तो 0 है ना मीन पोजीशन पे, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, 0. सो टोटल एनर्जी एट मीन पोजीशन के प्लस पी. के तो है हाफ के स्क्वायर, बट पी 0 है, इसलिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ के स्क्वायर. तो जो ये है वही टोटल एनर्जी मीन पोजीशन पे. बस फर्क ये है कि मेन पोजीशन पे जो टोटल एनर्जी है वो काइनेटिक को इक्वल है, क्योंकि पोटेंशियल 0 है. अब हम बात करेंगे एक्सट्रीम पोजीशन की. सही है, बहुत सिंपल डेरिवेशन है बच्चों लोग. सो नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन वी विल टॉक. So see, second case, at extreme position. Now when I talk about extreme position पे x क्या होता है, प्लस और माइनस a होता है. ठीक है, तो अब मैं फिर से वैल्यूज दूंगा काइनेटिक एनर्जी का. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बट x किसको इक्वल है, प्लस और माइनस a को.
तो x प्लस और माइनस ए है, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कट के जीरो हो जाएगा, जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज जीरो। तो एट मीन पोजीशन के ई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो हुआ समझा ना, बिकॉज x इज इक्वल टू ए है, ए डाल दूंगा तो a माइनस ए जीरो। नाउ पोटेंशियल एनर्जी हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है, तो x के बदले क्या डालना है, a डालना है, तो इट विल बी हाफ m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। अच्छा, यही m ओमेगा स्क्वायर किसको इक्वल है, k को, तो k a स्क्वायर। सही है। तो टोटल एनर्जी फिर से क्या होता है, के ई प्लस पी होता है। तो यहां पे इस वक्त के ई जीरो है और पी क्या है, के ए स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी फिर से हाफ के स्क्वायर ही आया, मतलब सेम ही आ रहा है। मीन पोजीशन हो या एक्सट्रीम पोजीशन, बस मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से एनर्जी मिल रहा था और एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी की वजह से एनर्जी मिल रहा है। सही है। अच्छा, अब हम एक ऐसा पॉइंट निकालते हैं मीन और एक्सट्रीम के बीच में, मतलब ये पता चल रहा है कि मीन पे काइनेटिक ज्यादा है और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल। तो जब ये मीन से पार्टिकल एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है और पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे बढ़ रहा है और एक्सट्रीम पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। फिर वही पार्टिकल जब एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम होते जाएगा और काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो जब ये क्रॉस करते हैं एक्सट्रीम और मीन पे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे दोनों एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो वो कौन सा पॉइंट होगा, कितने डिस्टेंस पे होगा, ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सो केस 3, इफ के ई इज इक्वल टू पी, मैं बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है। तो जब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होंगे तो क्या सिनारियो होगा, काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पी क्या है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। सही है बच्चा लोग। तो देखो जरा ध्यान से, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, मल्टीप्लीकेशन है, कट जाएगा। तो यहाँ पे बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। सो ए स्क्वायर विल बी 2x square. If I take square root, it will be a is equal to root 2 times x और x will be a, ये root 2 उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा a by root 2. It could be plus or minus. सही है। तो कहने का मतलब क्या है, x is equal to जब a by root 2 होगा मतलब एम्पलीट्यूड डिवाइड बाय रूट 2 वैल्यू आएगी डिस्प्लेसमेंट की, उस पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, अब सब कुछ मिल चुका है मुझे, अब मैं इससे क्या करूंगा, एनर्जी ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, तो देखो एनर्जी ग्राफ कैसे बनता है बच्चों लोग। बहुत आसान है एनर्जी ग्राफ बनाना। देखो सबसे पहले एनर्जी ग्राफ के लिए ये पॉइंट्स ले लेते हैं। मैं बोल देता हूं ये मीन पोजीशन मतलब x इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन लेट्स से दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू माइनस ए, दिस इज अगेन एक्सट्रीम पोजीशन, x इज इक्वल टू प्लस ए। ठीक है, अच्छा अब उसी तरीके से यहां पे भी बना लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान दो, हम किसकी बात करते हैं, मीन पोजीशन की बात करते हैं। ये मीन पोजीशन, तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम, मतलब टोटल एनर्जी जो है किसकी वजह से मिल रहा है, काइनेटिक की वजह से मिल रहा है। तो अब मैं दो कर्व बनाऊंगा, एक कर्व पोटेंशियल एनर्जी का होगा, एक कर्व काइनेटिक एनर्जी का होगा। तो मीन पोजीशन की जब मैं बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, दैट इज दिस पॉइंट, दिस लाइन रिप्रेजेंट्स टीई विच इज हाफ के स्क्वायर, ये लाइन है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी यहां पे मैक्सिमम है। नेक्स्ट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ये है, इस पे काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो यहां पे आ जाएगा, हियर आई विल से T is 0, T is 0, here T is maximum which is half k a square। तो मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो ये मीन पोजीशन है। तो मीन पोजीशन पे मैक्सिमम इसलिए पॉइंट ऊपर प्लॉट किया। ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आपको दिख रहा है 0 है, तो यहाँ पे 0।
ठीक है, तो अब अगर मैं इनको ट्रेस करूं तो ये ऐसा बनेगा। सो दिस इज नथिंग बट अ ग्राफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। किसका ग्राफ है? काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ है। ठीक है, अब सेम तरीके से हम किसकी बात करेंगे बच्चा लोग? पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकलेगा? देखो, पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे देखो, सबसे पहले मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी 0 है, तो यहां पे रहेगा पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन है, इस पे पोटेंशियल एनर्जी हाफ के स्क्वायर, दैट इज ऊपर की तरफ रहेगा। तो इनको अगर मैं प्लॉट करूं तो ये ऐसा उल्टा बनेगा। ठीक है, आप कभी भी इसको चेक कर सकते हो। देखो, पोटेंशियल एनर्जी है एक्सट्रीम पे हाफ के स्क्वायर, मीन पे 0। काइनेटिक एनर्जी है मीन पे हाफ के स्क्वायर, एक्सट्रीम पे 0। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान है। अच्छा, अब जैसे कि हमने थर्ड केस निकाला, हमने बोला के और पी इक्वल रहेगा, तो के और पी इक्वल कहां पे रहेगा? x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a बाय रूट 2 पे। तो मान लो ये पॉइंट है माइनस a बाय रूट 2 और ये पॉइंट है यहां पे बीच में प्लस a बाय रूट 2। तो इस पॉइंट पे काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी क्या है? इक्वल है। तो ये ग्राफ इस तरीके से बनेगा और यहां पे हम लिख देंगे P इज इक्वल टू के ई फॉर दिस, P इज इक्वल टू के ई फॉर दिस। तो इसको बोलते हैं बच्चा लोग एनर्जी डायग्राम। ये डायग्राम बनता कब है? जब ये आप कंडीशन निकाल लेते हो। तो ये जो था पूरा का पूरा क्या था? एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ग्राफ बनाना बहुत आसान है। मीन पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन, ये जो कंडीशन है मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी हाफ के स्क्वायर। तो ये पूरी जो लाइन है ना, ये पूरी लाइन हाफ के स्क्वायर की है। ये पूरी लाइन जो है ना एनर्जी के फॉर्म में अगर बात करूं तो 0 की है। तो मीन पोजीशन पे हाफ के स्क्वायर है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे। एक्सट्रीम पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी 0, इसलिए यहाँ पे। तो काइनेटिक एनर्जी के 3 पॉइंट कौन से हुए? 1 2 3। तो इनको ड्रॉ करो, ये काइनेटिक एनर्जी कर दो। पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी मीन पोजीशन पे 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पे हाफ के स्क्वायर है, तो ये 3 पोटेंशियल एनर्जी के पॉइंट हो गए। इनको ड्रॉ करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी का कर्व मिलेगा। समझ में आया? बहुत सिंपल है। सो दिस वाज एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम। नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट पेंडुलम। जब आपने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा बच्चों लोग फिजिक्स का, तो वहां पे आपने जो है कोनिकल पेंडुलम पढ़ा था। अब यहां पे हमको क्या पढ़ना है? सिंपल पेंडुलम पढ़ना है। तो सिंपल पेंडुलम होता क्या है, कैसे डिफाइन किया जाता है? जब मैं सिंपल पेंडुलम की बात करता हूं बच्चों लोग, सिंपल पेंडुलम के 2 मायने हैं। सिंपल पेंडुलम आइडियल भी हो सकता है और सिंपल पेंडुलम प्रैक्टिकल भी हो सकता है, और दोनों के डेफिनेशन जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सिंपल पेंडुलम। समझते हैं सिंपल पेंडुलम, पहले डेफिनेशन से है क्या, फिर आगे डेरिवेशन की तरफ जाएंगे। ठीक है, देखो सिंपल पेंडुलम क्या है। अब पेंडुलम की अगर मैं बात करता हूं तो पेंडुलम के नीचे क्या होगा? एक हैवी मास होता है जिसको क्या बोलते हैं? बॉब बोलते हैं। ठीक है, और वो एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड होता है। स्ट्रिंग जो है ऊपर रिजिड सपोर्ट पे फिक्स्ड होती है। अब अगर मैं बोलूं आइडियल पेंडुलम, तो आइडियल पेंडुलम में कंडीशन ये होती है बच्चे लोग कि बॉब जो है ना हैवी होता है और स्ट्रिंग जो होती है वो क्या होती है? मासलेस एंड फ्लेक्सिबल टाइप की। ठीक है, तो इसमें बॉब जो है एक वर्टिकल प्लेन में क्या करता है? सिंगल वर्टिकल प्लेन में सर्कल को डिस्क्राइब करता है। सो व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम? व्हेन आई से सिंपल पेंडुलम, एन आइडियल सिंपल पेंडुलम इज हैविंग अ हैवी मास, ठीक है, और इज हैविंग अ हैवी मास पार्टिकल कनेक्टेड टू अ massless inextensible फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं फिर और समझने की हम बात करते हैं।
simple pendulum. An ideal simple pendulum is having an heavy particle. ठीक है, हैवी पार्टिकल जिसको हम क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं, कनेक्टेड टू एन massless inextensible flexible string connected to the rigid support. मतलब बहुत ही सिंपल है, एक स्ट्रिंग, ठीक है, और ये मास, ये हैवी पार्टिकल जो मास है इसको बॉब बोलते हैं, और ये जो है आपका क्या है, ये आपका स्ट्रिंग है। ये जो स्ट्रिंग है ये कैसा होना चाहिए, इट शुड बी मासलेस, इट शुड बी इनएक्सटेंसिबल एंड इट शुड बी फ्लेक्सिबल। अब ये तीनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है बच्चों, अगर हैवी मास है तो इट विल डेफिनेटली गोइंग टू एक्सटेंड, सो इट कैन नॉट बी इनएक्सटेंसिबल। ऑब्वियसली इट विल हैव सर्टेन मास, व्हाई, अगर इसका खुद का मास नहीं होगा तो ये इसको बियर कैसे करेगा, टूट जाएगा। सो ये आइडियल डेफिनेशन हो गया। अब अगर मैं प्रैक्टिकल की बात करूं, एंड प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम is having heavy, ठीक है, जिसको डेंस भी बोला जाता है, स्पीयर कॉल्ड एज बॉब। एक प्रैक्टिकल सिंपल पेंडुलम में हैवी डेंस स्पीयर होता है, नीचे स्पीयर होता है, मेटालिक स्पीयर, जिसको क्या बोलते हैं, बॉब बोलते हैं। नाउ कनेक्टेड टू लाइट extensible string stretched on the rigid support। अब दोनों के डेफिनेशन में क्या चेंजेस है देखो, यहां पे बोला था मासलेस है, लेकिन यहां पे मास है, इनएक्सटेंसिबल था, यहां पे ये लाइट एक्सटेंसिबल है, थोड़ा सा एक्सटेंसिबल होगा, ये फ्लेक्सिबल था, फ्लेक्सिबल नहीं है। तो ये डेफिनेशन हो गया एक सिंपल पेंडुलम का। अब हम सिंपल पेंडुलम बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है, कैसे ये काम करता है। नाउ सी हियर, ये सेंटर है, ठीक है, लेट्स से दिस पॉइंट इज O। अब जब ये डिस्प्लेस होगा तो ये ऐसा डिस्प्लेस होगा और इस तरीके से क्या करेगा, ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा, या तो इधर या तो इधर, डिपेंडिंग ऑन किस पोजीशन पे मैं उसको रख रहा हूं, लेकिन दोनों के दोनों एंगल क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, बोथ द एंगल शुड बी सेम, ठीक है। सो ये पॉइंट O है जो फिक्स पॉइंट है, ये A, ये जो O से A की जो लेंथ है that is nothing but length of the pendulum. Now let's say this point is B, this point is C and this angle is theta, ठीक है। तो पहले हम डिस्क्राइब करते हैं डायग्राम को, फिर आगे की बात करते हैं। So the distance between the point of, इस पॉइंट को इंटरसेक्शन पॉइंट बोलेंगे क्योंकि यहां पे कनेक्टेड है ना रिजिड सपोर्ट के साथ। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉब, ये बॉब है, बॉब, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, बॉब का मास m, ठीक है, इज कॉल्ड एज
लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम बोला जाता है, जो कैसे रिप्रेजेंट होता है बच्चे लोग? एल के साथ। तो देखो, द डिस्टेंस बिटवीन द इंटरसेक्शन पॉइंट एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास ऑफ द बॉब, ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको एल बोलते हैं। दैट इज नथिंग बट लेंथ ऑफ द पेंडुलम। नाउ यहां पे अब ये वर्टिकल पोजीशन पे है बॉब, सीधा का सीधा, तो ये जो ओ ए है, ओ से लेके ए तक का जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? मीन पोजीशन रिप्रेजेंट करता है। द लाइन ओ ए रिप्रेजेंट्स द मीन पोजीशन ऑफ द पेंडुलम। ये पेंडुलम का मीन पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। सही है। नाउ लेट m be the mass of the bob, ठीक है, मास ऑफ द बॉब को हम m बोलते हैं। अब क्योंकि मास है तो स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा? मास है ना बॉब का, तो बॉब का मास नीचे एक्ट होगा, जिसकी वजह से स्ट्रिंग में क्या होगा? एक टेंशन डेवलप होगा, ठीक है। सो लेट m be the mass of the bob and t डैश, आई एम यूजिंग वर्ड t डैश क्योंकि यहाँ पे दो t है, एक ऑलरेडी टाइम पीरियड का t यूज करना है मुझे, इसलिए टेंशन के t को हमने क्या कर दिया? t डैश। सो लेट t डैश बी दी टेंशन प्रोड्यूस्ड इन दी बॉब। नाउ इसको समझने के लिए अब मैं बोलता हूं ये मीन पोजीशन था, तो इस बॉब को मैं क्या करता हूं? एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दे देता हूं किसी भी तरफ, मतलब इसको यहां से यहां पे जाके छोड़ दो, या फिर इसको यहां से लेके यहां पे जाके छोड़ दो, तो ये क्या हो जाएगा? ऑसिलेशन करना चालू हो जाएगा, ठीक है। सो लेट द बॉब इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द मीन पोजीशन through angle theta in either direction, किसी भी डायरेक्शन में, ठीक है, इस तरफ जाके या फिर इस तरफ जाके छोड़ दो। So let the bob is displaced from the mean position through angle theta in either direction and release, छोड़ दिया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इधर लेके जाके छोड़ दो तो वापस यहाँ पे छोड़ने की वजह से इसको ऐसे लेके जाके छोड़ दूंगा तो वापस यहाँ पे आके नहीं रुकेगा ना, आगे जाएगा और ऑसिलेशन क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा, ठीक है। देन द ऑसिलेशन इज प्रोड्यूस्ड इन द पेंडुलम। इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगा? ऑसिलेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो अब इसको अपने को समझना है। अब यहां पे बॉब के ऊपर क्या है? बॉब के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो दो तरीके की फोर्स होगी बच्चा लोग। एक जो फोर्स है, सबसे पहली चीज वेट, हमेशा जो नीचे की तरफ एक्ट होता है, दैट इज mg। दूसरी फोर्स टेंशन t डैश, जो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और टुवर्ड्स द सपोर्ट एक्ट होगा, ठीक है। सो हियर आई विल राइट द टू फोर्सेस एक्ट्स ऑन द बॉब। Very first force is the weight of the bob। कहां पे एक्ट होगा? वेट हमेशा कहां एक्ट होता है बच्चों लोग? वेट किसी का भी हो हमेशा डाउनवर्ड, वर्टिकल डाउनवर्ड एक्ट होता है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। सो द वेट ऑफ द बॉब दैट इज mg इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। दूसरा क्या एक्ट हो रहा है? दूसरा टेंशन एक्ट हो रहा है ना इसके ऊपर, ठीक है। सो द टेंशन T डैश इन द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट, ये दो चीज एक्ट हो रही है। समझ में आ गया? यहां तक कोई तकलीफ? देख लो इसको फिर से बोलता हूं। सिंपल पेंडुलम है, ठीक है। सिंपल पेंडुलम दो तरीके से डिफाइन होता है, एक आइडियल और एक प्रैक्टिकल। आइडियल सिंपल पेंडुलम वो होगा जिसमें हैवी पार्टिकल मास जो है कनेक्टेड होगा मासलेस इनएक्सटेंसिबल फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग से रिजिड सपोर्ट के द्वारा।
नेक्स्ट प्रैक्टिकल की बात करूं तो इसमें क्या होगा, एक हैवी डेंस स्फीयर होगा जिसको बॉब बोलते हैं, वो कनेक्टेड होगा लाइट एक्सटेंसिबल स्ट्रिंग के साथ। ये स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल होती है, अब इसको इनएक्सटेंसिबल लिखो या एक्सटेंसिबल लिखो, डजंट मेक डिफरेंस, दिस कैन बी एक्सटेंसिबल, दिस कैन बी इनएक्सटेंसिबल, रिमेंबर दिस, ठीक है। नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द मास ऑफ द बॉब इज कॉल्ड एज लेंथ ऑफ द पेंडुलम, दैट इज OA इज नथिंग बट OA नहीं, इधर से लेके इसके सेंटर तक का जो डिस्टेंस है वो लेंथ ऑफ द पेंडुलम है। अब क्योंकि पेंडुलम रेस्ट पे है तो वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो ये OA को हम क्या बोलेंगे, मीन पोजीशन बोलेंगे। अब मैं बोलता हूं पेंडुलम में बॉब का मास कितना है, m है, और ये स्ट्रिंग में मास की वजह से टेंशन आएगा, वो टेंशन कितना है, T डैश है। अगर इस बॉब को अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं मीन पोजीशन से एट एन एंगल थीटा इन आइदर डायरेक्शन, उसकी तरफ या इसकी तरफ, तो वो क्या हो जाएगा, ऑसिलेशन करना चालू हो जाएगा। अब इस बॉब पे दो फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले बॉब का वेट जो वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा mg, दूसरा टेंशन इन द स्ट्रिंग जो किस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड्स द सपोर्ट, ठीक है। यहां तक कोई तकलीफ? अब इसके इक्वेशन को लेके हम आगे बढ़ते हैं, तो इधर का मिटा देता हूं मैं। नाउ सी, ये जो वेट है ना वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसको हम दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं। द वेट mg कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। कौन से दो पार्ट्स लेंगे, देखो उसको समझने के लिए ये लाइन है ना, इसको मैं सीधा सीधा खींचता हूं, ठीक है, सीधा सीधा खींचा। अब ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होगा, क्यों, क्योंकि ये सीधी लाइन हो गई और ये पैरेलल लाइन है, तो ये कौन सा एंगल होता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, जो बचपन में पढ़ा है। अब अगर मैं बात करूं ये सीधा है और ये ऐसा है, तो इसको अगर इन दो डायरेक्शन का लॉन्ग रिजॉल्व करूं तो रिजॉल्व करने का तरीका क्या होता है मुझे पता है, जिधर थीटा बनता है उधर कॉस आता है, जिधर थीटा नहीं बनता है उधर साइन आता है। तो ये mg का थीटा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, और ये क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। ये ऐसा है इसलिए आपको नहीं समझ रहा होगा, तो मैं इसके लिए आपको ऐसा बना देता हूं। अगर मान लो mg है और ये थीटा है, तो ये बन जाएगा mg cos थीटा और ये बन जाएगा आपका mg sin थीटा, मतलब जिधर थीटा होता है उधर cos होता है। तो थीटा इधर ही क्यों है, इधर क्यों नहीं आया, समझा ना, क्योंकि ये थीटा है, ये सीधी लाइन है, तो ये दो एंगल जो है कॉन्ग्रुएंट होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल। सो अब जो वेट था वो दो पार्ट में रिजॉल्व हो रहा है, एक mg cos थीटा जो क्या करेगा, टेंशन की लाइन में ना, बस mg cos थीटा इस तरफ है, टेंशन उस तरफ है, तो मतलब ये जो टर्म है mg cos थीटा, ये क्या करेगा, टेंशन को बैलेंस करेगा। सो आई विल राइट हियर द वेट mg कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। वेरी फर्स्ट mg cos थीटा which balances the tension T dash in the string, ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकेंड टर्म कौन सा है, mg sin थीटा। अब ये mg sin थीटा क्या करेगा, mg sin थीटा प्रोवाइड्स द रिस्टोरिंग फोर्स। ये क्या प्रोवाइड करता है बच्चा लोग, रिस्टोरिंग फोर्स प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब मैंने इसको यहां से यहां पे डिस्प्लेस किया तो इसकी कोशिश क्या रहेगी वापस से अपनी पोजीशन पे आने की। तो क्यों आता है अपनी पोजीशन पे, क्योंकि जब कोई भी बॉडी को मेन पोजीशन से डिस्प्लेस करो तो उसके अंदर अगर वो ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर रहा है तो उसके अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता है जो उसको अपने मेन पोजीशन पे खींचता है। तो यहां पे रिस्टोरिंग फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, mg sin थीटा। सही है। सो हियर आई विल राइट therefore restoring force F is equal to mg sin theta। अगेन आई विल टेक साइन नेगेटिव। क्यों नेगेटिव, क्योंकि फिर से वही बात है, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में और फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए, ठीक है। अच्छा, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, लेट्स से डिस्प्लेसमेंट इज x। सो नाउ
वी नो, ये ट्राइंगल की तरफ ध्यान दो आप लोग, ये एल है, ये थीटा है और ये एक्स है, ये 90 डिग्री। ठीक है बच्चा लोग, अगर ऐसा सिनेरियो है हमारे पास तो हम क्या बोल सकते हैं बताओ? क्या बोल सकते हैं? व्हाट इज tan थीटा? बोलो। यहां से अगर थीटा की बात करूं, बोल लो tan थीटा, ये लेंथ l है तो ये भी लेंथ l होगा। तो हमने पढ़ा है ना बच्चा लोग, अगर मेरे को आर्क लेंथ चाहिए तो आर्क लेंथ कैसे निकाला जाता है? आर्क लेंथ x is obtained as कैसे निकाला जाता है आर्क लेंथ? आर्क लेंथ निकालना है तो इन दोनों को क्या किया जाता है? मल्टीप्लाई किया जाता है, थीटा इंटू एल। तो यहां से थीटा क्या हो जाएगा? x बाय एल। नाउ ऑल्सो ये चीज समझो, जब थीटा बहुत छोटा होता है ना बच्चा लोग, इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, देन जो साइन थीटा होता है वो अप्रोक्सीमेटली थीटा को इक्वल हो जाता है। जैसे कि साइन जीरो होता है, मतलब थीटा छोटा हो गया तो आंसर का वैल्यू भी थीटा को इक्वल हो गया। साइन जीरो इज जीरो, दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, तो जब थीटा बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा थीटा को इक्वल होता है। तो इसलिए रिस्टोरिंग फोर्स क्या बन जाएगा? F इज इक्वल टू माइनस mg, इंस्टेड ऑफ साइन थीटा आई विल राइट थीटा। अगेन व्हाट इज थीटा? थीटा यहां पे हमको पता चल चुका है x अपॉन एल है। ठीक है, तो अब अगर थोड़ा सा ध्यान देते हो तो माइनस mgl ये कांस्टेंट है, इट इज अगेन x, सो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अगेन x ही हो रहा है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? देख लो, मैं यहां से फिर से समझाता हूं। mg cos थीटा मैंने बोला, mg cos थीटा क्या कर रहा है? टेंशन t डैश को बैलेंस कर रहा है, इसलिए वो mg cos थीटा। और mg sin थीटा क्या प्रोवाइड कर रहा है? रिस्टोरिंग फोर्स, लेकिन नेगेटिव। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिस्टोरिंग फोर्स डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। नाउ ये सिनेरियो है, ये आपके सामने डायग्राम है ना? तो ये आर्क लेंथ है x और ये टोटल रेडियस है, ये थीटा है। तो आपको पता है आर्क लेंथ कैसे निकालते हैं? x जो है वो थीटा इंटू एल निकाला जाता है। तो थीटा क्या होगा? x अपॉन एल होगा। अब यहाँ पे साइन थीटा बहुत छोटा है, मतलब थीटा अगर बहुत छोटा होता है तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली थीटा को इक्वल होता है। ये आप याद रखना हमेशा। इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल ना, कभी भी याद रखना, फ्यूचर में भी काम आएगा। तो साइन थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है थीटा को, और कॉस थीटा इक्वल होता है 1 को। ठीक है, तो हियर थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल और फंक्शन साइन थीटा था, इसलिए इक्वल टू थीटा। ठीक है, क्यों कॉस थीटा 1 को इक्वल होता है? थीटा छोटा बोले तो कितना हो सकता है? क्लोजर टू 0, कॉस 0 1 होता है, इसलिए कॉस फंक्शन 1 को इक्वल होता है। थीटा छोटा बोले तो किसको इक्वल हो सकता है? 0 को, तो साइन 0 इज 0, इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा बनता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बनता है। तो यहां तक तो पहुंच गए। अब आगे लेके चलते हैं इसको, हमको टाइम पीरियड का इक्वेशन निकालना है। बहुत सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान देंगे ना तो सब चीजें फटाफट हो जाएगी। नाउ सी, लेट इट बी इक्वेशन 1। नाउ वी नो, अपने को पता है F इज इक्वल टू क्या होता है? ma होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना, इक्वेशन 2। तो 1 और 2 को अगर इक्वेट करूं तो ये हो जाएगा ma इज इक्वल टू माइनस mgl इंटू एक्स हो जाएगा। तो m कट जाएगा बच्चा लोग, तो मुझे मिल जाएगा a इज इक्वल टू माइनस gl बाय एक्स। सही है? अच्छा, अब मेरे को क्या चाहिए? a बाय एक्स। तो a बाय एक्स, x इधर जाएगा डिवाइड होगा, तो यहां पे क्या बचेगा? g बाय एल बचेगा। तो ये a बाय एक्स है क्या? दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन पर यूनिट, x is nothing but displacement, so it is acceleration per unit displacement which is g by l if I consider only magnitude. ठीक है, now again मेरे को चाहिए टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड कैसा दिया जाता है? टाइम पीरियड t is given by 2 pi upon ओमेगा। ठीक है, और फिर हमने ये देखा था, ये आता है टी पाई अपॉन
स्क्वायर रूट ऑफ क्या आता है, एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। पिछले वाले पार्ट में हमने ये देखा था, कहां देखा था, जब हमने टाइम पीरियड का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी जो पार्ट देखा इसके पहले हमने पिछले लेक्चर में, उसमें हमने बताया था ओमेगा कैसे एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट आता है। ठीक है, इसलिए मैंने ये निकाल के रखा। तो अब ये 2 पाई एज इट इज स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल हो जाएगा, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, सो टी विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल बाय जी। ये हो गया टाइम पीरियड का इक्वेशन। यहां से अगर मेरे को फ्रीक्वेंसी चाहिए एन, तो वो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल। तो ये मेरे जो है टाइम पीरियड के इक्वेशंस हैं। ठीक है, देख लो एक बार अच्छे से, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं, अभी खत्म नहीं हुआ है, और भी चीजें इसमें करनी है हमको। अब सबसे पहली चीज ये बताओ मुझे, जब हम सिंपल पेंडुलम का इक्वेशन डिराइव किए, ये जो आया, तो इस इक्वेशन के लिए है ना बच्चे लोग, कुछ प्री डिफाइंड एजम्पशन है। ठीक है, जो इक्वेशन में दिख नहीं रहे, लेकिन उनके बिना ये इक्वेशन आता नहीं है। प्रैक्टिकली जब सिंपल पेंडुलम की बात करते हैं ना, तो हमेशा याद रखना, सिंपल पेंडुलम में लेंथ जो है बहुत ज्यादा होना चाहिए। लेंथ ऑफ द पेंडुलम शुड बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So the time period of simple pendulum is derived using following assumption। ये डिराइव तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे कुछ एजम्पशन है। सबसे पहला, the angular displacement of the bob is very small as compared to its length. Second, the length of the pendulum is large। जो लेंथ होता है पेंडुलम का बहुत ज्यादा होता है, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है बॉब का, वो क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तीसरा, जब बॉब रोटेट करता है तो बॉब क्या करता है, एक सिंगल वर्टिकल प्लेन में रोटेट करता है। ठीक है, सो बॉब डिस्क्राइब द वर्टिकल सर्कल इन सिंगल प्लेन। ठीक है, तो ये 3 एजम्पशन है जिसके बेस पे ये इक्वेशन निकाले गए। ऑलराइट, ओके। अब इस इक्वेशन का कंक्लूजन क्या है? द कंक्लूजन फ्रॉम द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या है? सबसे पहले बताओ, अब इक्वेशन को देखो और समझ में आ जाएगा आपको। वेरी फर्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ, है ना? रिलेशन क्या बन रहा है? इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एल। तो वही लिखना है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम is directly proportional to the square root of the length of pendulum। ये पहला कंक्लूजन मिल रहा है। ठीक है, सेकंड कंक्लूजन क्या है बच्चा लोग? इनवर्सली, देखो रूट में ही जी है लेकिन डिनोमिनेटर में, तो इसलिए क्या बोलूंगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। So second conclusion is the time period of simple pendulum is
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। दिख रहा है ना। तीसरा देखो, यही दो वेरिएबल है जो वेरी होने वाले हैं, और अगर अर्थ के सरफेस पे है तो जी भी सेम रहेगा। तीसरा क्या है, मेन चीज, बॉब का मास मिसिंग है ना। तो इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड जो है वो इंडिपेंडेंट है, मास ऑफ दी बॉब पे डिपेंड नहीं करता है। सो आई विल राइट हियर third conclusion, the time period of simple pendulum is independent of the mass of the bob, है ना, क्योंकि इक्वेशन में किधर भी नहीं है t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई जी, तो बाकी कुछ है ही नहीं, इसलिए इंडिपेंडेंट। फोर्थ, अच्छा, किधर भी वो x पे या a पे डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता है। सो चौथा कंक्लूजन, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड of the oscillation, that is pendulum का एम्पलीट्यूड। तो बच्चा लोग ये 4 कंक्लूजन और ये 3 एजम्पशन याद रखना है। 3 एजम्पशन के बेस पे ही ये डिराइव हुआ है, और डिराइव होने के बाद जो रिलेशन आया उसका ये 4 कंक्लूजन है। ठीक है, तो ये अपना था सिंपल पेंडुलम। अब सिंपल पेंडुलम से ही रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बोला जाता है सेकेंड पेंडुलम। So next is second pendulum। अब नाम में छुपा हुआ है सेकेंड। देखो, सिंपल पेंडुलम सेकेंड पेंडुलम की तरह ही है, बस फर्क ये है कि सेकेंड पेंडुलम में जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, 2 सेकेंड। तो बेसिकली सेकेंड पेंडुलम बोले तो क्या, अ सिंपल पेंडुलम हैविंग टाइम पीरियड ऑफ 2 सेकेंड। ठीक है, सो इट इज द सिंपल पेंडुलम having time period of 2 seconds। ठीक है, सो सिंपल पेंडुलम के लिए मुझे पता है, फॉर सिंपल पेंडुलम t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाय जी। ये रिलेशन अभी अपन ने डिराइव किया। अब फॉर सेकेंड पेंडुलम क्या हो जाता है बच्चा लोग, जब सेकेंड पेंडुलम की बात करते हैं तो t 2 सेकेंड हो जाता है। तो यहां पे लिखूंगा t के बदले 2, ये 2 पाई स्क्वायर रूट, अब सेकेंड पेंडुलम का लेंथ है इसलिए ls, g तो सेकेंड पेंडुलम हो या कोई भी हो सेम रहेगा, तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ ls बाई जी। कैन आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, और साथ में पाई भी है इधर। इफ आई टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, पाई का स्क्वायर ये ls अपॉन जी बन जाएगा। सही है। अब अगर मेरे को लेंथ चाहिए तो ये g डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई, ये पाई स्क्वायर मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, सो ls विल बी g अपॉन पाई स्क्वायर। सही है, तो ये इक्वेशन से जो है मैं लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम निकाल सकता हूं। ठीक है, किसी भी जगह पे अगर उसका मेरे को ग्रेविटी पता है। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या है, सेकेंड पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम। बहुत ही सिंपल टॉपिक है। ठीक है।